वेलकम टू सीधी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का हम लोग चैप्टर नंबर 9D का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दर्शन कोण और वस्तु का भाष्य आकार को हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए तो किसी वस्तु नेत्र पर निर्मित अर्थात बनाए गए कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्शन कोण बोलते हैं। क्या कोण बोलते हैं? दर्शन कोण के अंतर्गत ये चीज़ आता है। ठीक है, आगे के कंटेंट के लिए हम लोग देखते हैं। तो दर्शन कोण से संबंधित उदाहरण, पहला क्या होता है? दूर पहाड़ी पर बैठा व्यक्ति पास बैठी चिड़िया से क्या होता है? छोटा प्रतीत दिखाई देता है, जिसको आप लोग देखे ही होंगे। दूसरा क्या होता है? तारों का आकार चंद्रमा की तुलना में अधिक है किंतु वे चंद्रमा की तुलना में हमसे दूर हैं। इस प्रकार चंद्रमा द्वारा निर्मित दर्शन कोण तारों द्वारा निर्मित दर्शन कोण से बड़ा होता है, अतः चंद्रमा तारों से बड़ा दिखाई देता है। क्लियर। सेकेंड चीज देखते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है। यह आप लोगों का सन है, यह आप लोगों का क्या है? अर्थ है, पृथ्वी। इसके बीच में क्या आ जाता है? मून। इस स्थिति में दोनों के द्वारा निर्मित दर्शन कोण बराबर होते हैं, अतः पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य को पूरा ढक लेता है। यद्यपि चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य का व्यास 250 गुना क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर। तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पास रखी सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में स्पष्ट किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पास रखी वस्तु को सूक्ष्म वस्तुओं का आवर्धित रूप से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो कि माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। आगे देखते हैं सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत। सूक्ष्मदर्शी में उपयुक्त लेंस या लेंसों की सहायता से हम सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिससे प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर निर्मित दर्शन कोण का मान बढ़ जाता है, अतः वस्तु बड़ी दिखाई देने लगती है। तो सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत में हम लोग यही चीज समझते हैं भाई कि सूक्ष्मदर्शी में उपयुक्त लेंस या लेंसों की सहायता सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है। क्लियर। आवर्धन क्षमता, इसको पूछता है एग्जाम में भाई, आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। मैग्निफिशिंग पावर, आवर्धन क्षमता क्या होती है बोलने से? प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? इस दृष्टि सूक्ष्मदर्शी का उपयोग दो तरह से किया जाता है। पहला, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, इस स्थिति में आवर्धन क्षमता अधिक होती है। और दूसरा, जब प्रतिबिंब अनंतर बने तो इस स्थिति में आवर्धन क्षमता कम होती है, किंतु नेत्र श्रांत अवस्था में होता है। इस स्थिति में नेत्र पर कोई भी आपका रहता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूक्ष्मदर्शी दो तरह के होते हैं, पहला सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्लियर। आगे देखते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप, कम फोकस दूरी वाला अकेला उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति क्या करता है? कार्य करता है। इसका उपयोग आवर्धक लेंस या रीडिंग लेंस की तरह कार्य किया जाता है। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप के अंतर्गत ये चीज आता है। ठीक है, आगे के कंटेंट को देखते हैं। बनावट, कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस हैंडल युक्त एक फ्रेम युक्त में कसा होता है। इसकी जो बनावट होती है भाई वो क्या होती है? देखिए, कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस हैंडल युक्त एक फ्रेम में क्या होता है? कसा हुआ होता है, एक फ्रेम में कसा हुआ होता है। और जबकि सिद्धांत की दृष्टि से देखेंगे तो यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है भाई। तो सिद्धांत की दृष्टि से हम इस चीज को देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस का प्रकाश केंद्र के बीच स्थित हो तब यह सिद्धांत के अनुरूप होता है। प्रतिबिंब का बनना, जिस वस्तु एबी को हमको देखना रहता है उसे उस स्थिति का वस्तु निर्मित दर्शन उत्तल लेंस एल के सम्मुख रख के उसके फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है तथा एबी की दूरी को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उसका सीधा आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बने, ए डैश और बी डैश पर बने। इस तरीके से जब उसका आवर्धित रूप रहता है वो आपका ए डैश बी डैश के रूप में, इस तरीके से ए डैश बी डैश के रूप में, इस तरीके से आपके अनुसार ये बनता है भाई। क्लियर। चलिए, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यदि नेत्र लेंस के पास हो तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बराबर होती है। लेंस को हटाने पर वस्तु दिखाई नहीं देती क्योंकि वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की दूरी पर वस्तु को बिना लेंस की स्पर्श देखने के लिए न्यूनतम दूरी ए डैश बी डैश की स्थिति में रखना होना अत्यंत आवश्यक होता है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आवर्धन क्षमता, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, इस चीज को समझिए अच्छे से। प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण
और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो ये आपका आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता आप लोगों को पूछा जाता है तो क्या बोलोगे, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब पहली स्थिति होती है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, क्लियर। नाउ सेकेंड, जब प्रतिबिंब कहां पर बने भाई, अनंत पर बने। जब प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने, तब सेकेंड स्थिति की बात है। और जब थर्ड अधिक आवर्धन क्षमता के लिए क्या होती है, तो क्षमता के लिए इसके लिए शर्त होता है कि अधिक आवर्धन क्षमता के लेंस की फोकस दूरी को क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, नेत्र को लेंस के पास ही होना चाहिए। इसकी दोष होता है कि इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, कम होती है, मतलब 9 से क्या होती है, लेस देन और इक्वल देन के बराबर होती है, क्लियर। इसका उपयोग हम लोग किस किस रूप में कर सकते हैं भाई, इसका उपयोग को हम लोग देखते हैं। पहला, घड़ी साजों द्वारा घड़ी के छोटे पुर्जों को देखने में, दूसरा स्लाइडर को देखने में, तीसरा यंत्रों में लगे वर्नियर स्केल को पढ़ने में, चौथा ज्योतिषी द्वारा हस्तरेखा पढ़ने में तथा पुलिस विभाग द्वारा उंगलियों के निशान को पढ़ने में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसके अंतर्गत आता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए, आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए दो अलग अलग लेंसों से बने सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, जिनमें से एक लेंस दूसरे लेंस के प्रभाव में संयुक्त करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अधिक आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए दो अलग अलग लेंसों का उपयोग किया जाता है। इसमें धातु की बनी दो समाक्ष नलियां होती है, एक नली के अंदर दूसरी नली का रैक पिनियन व्यवस्था होती है, एक नली के अंदर दूसरे नली के रैक पिनियन व्यवस्था द्वारा चलाया जा सकता है। प्रत्येक नली के बाएं सिरे पर एक एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसके लेंस कई लेंसों से मिलकर बना होता है, ताकि वर्ण विपथन और गोलीय विपथन उत्पन्न न हो तथा प्रतिबिंब और क्रॉस तार के बीच कोई भी लंबन न रहे, क्योंकि लंबन रहेगा मतलब त्रुटि आएगा यार, और त्रुटि आएगा मतलब हम लोग अच्छे से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसके बनावट में इसको विशेष ध्यान दिया जाता है, जो लेंस की वस्तु की ओर होता है। जो लेंस वस्तु की ओर होता है अभिदृश्यक, तथा जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसे नेत्रिका कहते हैं। अभिदृश्यक का मुख्य व्यास तथा फोकस दूरी नेत्रिका के मुख्य व्यास तथा फोकस दूरी से क्या होती है, कम होती है। नेत्रिका वाली नली में नेत्रिका के सामने दो लंबवत तार, जिन्हें हम लोग क्रॉस तार कहते हैं, क्रॉस तार कहते हैं, लगे होते हैं। नेत्रिका को हाथ से पकड़कर नेत्रिका वाली नली में अंदर बाहर किया जा सकता है, लेकिन अभिदृश्यक से बना प्रतिबिंब इनके क्रॉस तार पर ही मिलता है, इसके क्रॉस तार पर ही ये मिलते जाता है भाई, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं इसके प्रयोग विधि। सर्वप्रथम नेत्रिका को हाथ से पकड़कर, इसके प्रयोग विधि में हम लोग ये चीज देखते हैं। सर्वप्रथम नेत्रिका को हाथ से पकड़कर नेत्रिका वाली नली में इतना चलाते हैं कि क्रॉस तार स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। अब वस्तु को अभिदृश्यक के सामने रखते हैं तथा रैक पिनियन व्यवस्था द्वारा नेत्रिका वाली नली को अभिदृश्यक वाली नली में इतना चलाते हैं कि वस्तु की स्पष्ट प्रतिबिंब क्रॉस तार पर बने। वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बने, क्रॉस तार पर बने। तो ये आप लोगों का प्रयोग विधि के अंतर्गत ये चीज आती है। आगे कंटेंट, जिस वस्तु ए बी को हमको देखना होता है उसे अभिदृश्यक के फोकस पर, अभिदृश्यक के फोकस के कुछ बाहर रखते हैं, ताकि अभिदृश्यक ओ द्वारा वस्तु ए बी पर उल्टा बने, वास्तविक बने और आवर्धित प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के रूप में इस तरीके से बने। ए डैश बी डैश के रूप में आप लोगों का इस तरीके से बने, जहां पर इस तरीके से ये क्रॉस करके यहाँ पर आता है, तो ये आपका ए और बी होता है, ये आपका ए डैश और ये आप लोगों का बी डैश के रूप में बनता है, जो कि चित्र के माध्यम से इस तरीके से। नेत्रिका ई की दूरी इस प्रकार होती है कि यह संजित करके प्रतिबिंब उसके फोकस दूरी के बीच होती है। PER वक्रता त्रिज्या C। तो चलिए, नेत्रिका ई की दूरी इस प्रकार संबंधित करती है कि यह प्रतिबिंब उसके फोकस और प्रकाश केंद्र के क्या हो, बीच में बने। आगे कंटेंट देखते हैं। आवर्धन क्षमता, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। देखिए यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। किसकी आवर्धन क्षमता कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहा जाता है। तो पहला स्थिति, जब प्रतिबिंब स्पष्ट
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। और इसकी दूसरी स्थिति क्या होती है भाई, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। और इसकी तीसरी स्थिति क्या होती है, जब अधिक आवर्धन क्षमता के लिए हम लोग इस तरीके से देखते हैं, जब अधिक आवर्धन क्षमता के लिए आप लोगों का म्यू नॉट मतलब आप लोगों का जो अपवर्तनांक है ये वस्तु को अभिदृश्यक के नजदीक रखना चाहिए, किंतु वस्तु को अभिदृश्यक के फोकस दूरी के बाहर रखा जाता था। अभिदृश्यक की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अभिदृश्यक की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए भाई, कम होनी चाहिए। आगे कंटेंट को देखते हैं, एफ का मान कम होना चाहिए अर्थात नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए और आप लोगों का वी नॉट का मान अधिक होना चाहिए। इसके लिए वस्तु ए बी को अभिदृश्यक लेंस के फोकस के समीप रखना चाहिए। चूंकि अभिदृश्यक द्वारा वस्तु का बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वी नॉट का मान अधिक होने का अर्थ है कि सूक्ष्मदर्शी नली की लंबाई अधिक होनी चाहिए। ध्यान रहे कि अभिदृश्यक की फोकस दूरी को नेत्रिका की फोकस दूरी से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि वस्तु को अभिदृश्यक के निकट फोकस के बाहर रखकर अधिक आवर्धन क्षमता क्या की जा सके, प्राप्त की जा सके। ज्यादा से ज्यादा इस आवर्धन क्षमता के लिए इसको प्राप्त की जा सके। सुदूरदर्शी टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के लिए हम लोग इस चीज को देखते हैं कि यह एक प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को देखकर उनका अध्ययन किया जाता है। दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं, प्रवर्तक दूरदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी। दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं भाई, प्रवर्तक दूरदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी। तो चलिए हम लोग आगे जानते हैं टेलीस्कोप के बारे में, वास्तव में टेलीस्कोप क्या होती है। प्रवर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्लियर, तो यहां पर देखिए इस कंटेंट को देखिए अच्छे से। प्रवर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में दर्पण का उपयोग किया जाता है, जबकि अपवर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में लेंस प्रयुक्त किया जाता है। अपवर्तक दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं। तो अपवर्तक दूरदर्शी कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो अपवर्तक दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं। पहला खगोलीय दूरदर्शी, इसकी सहायता से आकाशीय पिंडों को देखा जा सकता है। इसकी सहायता से आकाशीय पिंडों को देखा जा सकता है। इसमें वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है। पार्थिव दूरदर्शी, इसकी सहायता से पृथ्वी पर स्थित दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है। इसमें वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनता है। पार्थिव में सीधा, खगोलीय में उल्टा, खगोलीय में उल्टा, पार्थिव में सीधा। इस तरीके से देखिए इसका आगे का कंटेंट को। दूरदर्शी का सिद्धांत, दूर स्थित वस्तु द्वारा क्षेत्र पर निर्मित दर्शन कोण जो दिखाई देता है भाई वो दर्शन कोण के अंतर्गत आता है। तो इसी चीज को बोल रहा है दूरदर्शी का सिद्धांत के अंतर्गत हम इस चीज को देखते हैं भाई। चलिए, दूर स्थित वस्तु द्वारा कहां पर, दूर स्थित वस्तु द्वारा क्षेत्र पर निर्मित दर्शन कोण का मान कम होता है, किंतु यदि आप उपयुक्तों का उपयोग करके, इनके उपयोगों का उपयोग करके उस वस्तु का प्रतिबिंब को क्षेत्र के समीप बना लेते हैं तो प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण का मान मात्रा अधिक होता है। अतः वही वस्तु अब बड़ी दिखाई देने लगती है, वही वस्तु अब क्या होने लगती है, बड़ी दिखाई देने लगती है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात के तुल्य होती है, जिसको हम लोग दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता कहते हैं। दूरदर्शी क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता के अंतर्गत ये आता है। तो इसका जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो कहां पर बनता है, किसी स्थिति पर बनता है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो इसका जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वह इस दृष्टि से दूरदर्शी का उपयोग दो प्रकार से किया जाता है। पहला, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने जो कि सामान्य समायोजन के स्थान होता है। तो दोनों स्थितियों में हम इसकी आवर्धन क्षमता भिन्न भिन्न रूपों में ज्ञात करते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब पर बने और जब अंतिम प्रतिबिंब का। खगोलीय दूरदर्शी या आकाशीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी को हम लोग आकाशीय दूरदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। इस दूरदर्शी का उपयोग आकाशीय पिंडों को देखने में किया जाता है। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी या आकाशीय दूरदर्शी का उपयोग आकाशीय पिंडों को देखने में किया जाता है। बनावट, इसमें धातु की एक लंबी नली होती है जिसके फोकस सिरे पर उत्तल लेंस का बना होता है। इसकी बनावट किस तरीके से होती है, इस चीज को देखिए भाई, इसकी बनावट आपकी किस तरीके से होती है, इस चीज को देखिए। इसमें धातु की एक लंबी नली होती है जिसके फोकस सिरे पर उत्तल लेंस होता है, यह लेंस वस्तु की ओर रहता है, अतः इसे अभिदृश्यक कहते हैं। वास्तव में अभिदृश्यक कई लेंसों से मिलकर के बना होता है ताकि नेत्रिका गोलीय विपथन और वर्ण विपथन उत्पन्न हो सके, जिसके अंतर्गत गोलीय विपथन और वर्ण विपथन दोनों उत्पन्न हो सके। इसकी बनावट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। लंबी नली के दूसरे सिरे पर, इसके बनावट के अंतर्गत क्या होता है, लंबी नली के दूसरे सिरे पर एक पतली तथा छोटी समाक्ष नली लगी रहती है जिसके दूसरे सिरे पर एक उत्तल लेंस लगा होता है। यह लेंस नेत्र की ओर रहता है, अतः इसे नेत्रिका कहते हैं। जो उसकी तरफ रहता है लेंस से दूर रहता है, अभिदृश्यक लेंस कहलाता है। नेत्रिका भी कई लेंसों से मिलकर के बनी होती है। नेत्रिका वाली पतली नली को अभिदृश्यक वाली नली में रैक पिनियन व्यवस्था द्वारा क्या किया जाता है, चलाया जा सकता है। इस प्रकार अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बदली जा सकती है, मतलब अल्टरनेट
उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। नेत्रिका को अभिदृश्यक के पास, अभिदृश्यक को नेत्रिका के पास इस कंटेंट को कर सकते हैं। प्रयोग विधि, नेत्रिका वाली नली में नेत्रिका को इतना अंदर बाहर करते हैं, नेत्रिका वाली नली में नेत्रिका को इतना अंदर बाहर किया जाता है। देखिए नेत्रिका वाली नली में नेत्रिका को इतना अंदर बाहर करते हैं कि क्रॉस तार स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। अब दूरदर्शी से आकाशीय पिंडों को देखते हैं तथा रैक पिनियन व्यवस्था द्वारा एक नली के अंदर दूसरी नली को इतना चलाते हैं कि पिंड का स्पष्ट प्रतिबिंब क्रॉस तार पर बन जाए तथा पिंड के प्रतिबिंब और क्रॉस तार के मध्य लंबन ना हो। क्रॉस तार के मध्य क्या ना हो? लंबन ना हो। प्रतिबिंब का बनना दूर अनंत स्थिर, ठीक है, तो प्रतिबिंब का बनना दूर अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणें अभिदृश्यक से अपवर्तन के पश्चात, अभिदृश्यक से अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस तल पर मिलती है। अतः फोकस तल पर वस्तु का वास्तविक, फोकस तल पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है। नेत्रिका ई की दूरी इस प्रकार समंजित की जाती है कि प्रतिबिंब ए डैश बी डैश उसके फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच बने। प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, अतः अंतिम प्रतिबिंब पी की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ठीक है, यह प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु के सापेक्ष क्या होता है? उल्टा होता है। अब जाहिर सी बात है कि उससे दूरी रहेगा तो उसका तो प्रतिबिंब आभासी और उल्टा के रूप में बनेगा ही। क्लियर? चलिए आवर्धन क्षमता के लिए देखते हैं अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। आप लोगों को परिभाषा वही है, बस आपको चेंज करना है वर्ड को। आवर्धन क्षमता के लिए हम लोग इस चीज को देखते हैं, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। देखिए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। चूंकि वस्तु अनंत पर है अतः वस्तु द्वारा अभिदृश्यक पर बनाए गए कोण को वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण मतलब दर्शन कोण के बराबर क्या होता है? माना जा सकता है, जिसको हम लोग आवर्धन क्षमता के नाम से जाना जाता है। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, इसकी पहली स्थिति जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और इसकी दूसरी स्थिति क्या होती है? जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं प्रतिबिंब का बनना। दूर अनंत स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणें, दूर अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणें अभिदृश्यक ओ से अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस तल पर मिलती है, अतः फोकस तल पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है। नेत्रिका ई की दूरी इस प्रकार समंजित की जाती है कि प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की उसके फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच बने। प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, अतः अंतिम प्रतिबिंब पी क्यू पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। वस्तु के सापेक्ष क्या बनता है? उल्टा बनता है। आवर्धन क्षमता के लिए देखते हैं अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। क्लियर? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। चूंकि वस्तु अनंत पर है अतः वस्तु द्वारा अभिदृश्यक पर बनाए गए कोण को वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण दर्शन कोण के क्या माना जाता है? बराबर माना जाता है। अधिक आवर्धन क्षमता के लिए इसके लिए समीकरण होता है कि जब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होती है तो इसमें एफ नॉट का मान को अधिक होना चाहिए और अभिदृश्य की फोकस दूरी को भी अधिक होनी चाहिए। एफ ई का मान कम हो तथा नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। किसके लिए? अधिक आवर्धन क्षमता के लिए हमारे पास क्या क्या आवश्यकता है इसके लिए। क्लियर? पार्थिव दूरदर्शी, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पार्थिव दूरदर्शी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला कंटेंट वो क्या है? पार्थिव दूरदर्शी। इस दूरदर्शी का उपयोग पृथ्वी पर दूरस्थ स्थित वस्तुओं के लिए किया जाती है। इस दूरदर्शी का उपयोग पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। खगोलीय दूरदर्शी में वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है, अतः यह दूरदर्शी पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। पार्थिव दूरदर्शी में वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा बनते जाता है। इस दूरदर्शी का उपयोग पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। खगोलीय दूरदर्शी में वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है, अतः यह दूरदर्शी पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। पार्थिव दूरदर्शी में वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनते हुए दिखाई देता है। बनावट, पार्थिव दूरदर्शी की बनावट खगोलीय दूरदर्शी की तरह। देखिए इसकी बनावट के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं भाई। पार्थिव दूरदर्शी की बनावट खगोलीय दूरदर्शी की भांति होती है। अंदर केवल इतना होता है कि इसमें अभिदृश्यक ओ और नेत्रिका ई के मध्य एक अन्य उत्तल लेंस एल लगा होता है जिसे प्रतिलोमक लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक और प्रतिलोमक लेंस के बीच की दूरी एफ नॉट प्लस 2f के बराबर होती है, जहां पर अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी तथा प्रतिलोमक लेंस की फोकस दूरी के बीच में स्थित होती है। तो
इसकी बनावट पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि बनावट के एग्जाम में पूछा जाता है और इसकी आवर्धन क्षमता को भी पूछा जाता है। आगे देखते हैं प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है भाई? दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर है और इस तरीके से आप लोगों के पास बन रहा है भाई। ये देखिए इस तरीके से दूरवर्ती, यहाँ से ये, यहाँ से P के रूप में आप लोगों का वक्रता केंद्र के बीच में A डैश B डैश के रूप में इस तरीके से बन रहा है भाई। क्लियर? तो चलिए, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश अभिदृश्यकों के फोकस तल पर बनता है। क्लियर? यह प्रतिबिंब प्रतिलोपक लेंस L के सामने 2F के बीच पर होता है, F और 2F के बीच में स्थित होता है। ये F है, ये आप लोगों का 2F है, इसके बीच में स्थित होता है। तो A डैश B डैश के लेंस के लिए वस्तु कार्य करता था, इसका वास्तविक और उल्टा आकार का प्रतिबिंब A डैश B डैश के रूप में बनते जाता है। क्लियर? तो इसका A डैश B डैश और A डैश B डैश की दूरी के बीच में 4F के बराबर होता है। आगे देखते हैं, नेत्रिका की दूरी इस प्रकार समंजित की जाती है कि प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश उसके फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में स्थित होती है। तो इस स्थिति में अंतिम प्रतिबिंब PQ नेत्रिका की स्पष्ट दृष्टि की निम्नतम दूरी पर स्थित होती है, ठीक है, किसकी? PQ की। ठीक है, तो यहाँ पर किंतु यदि प्रतिबिंब A डैश B डैश नेत्रिका के फोकस पर बने तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है। आगे देखते हैं, आवर्धन क्षमता। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को पार्थिव की आवर्धन क्षमता कहते हैं, पार्थिव दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो पहला, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, और जब अधिक आवर्धन क्षमता के लिए हमारे पास शर्त क्या होनी चाहिए? F नॉट का मान अधिक होना चाहिए, विदृश्य की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए, और दूसरा FE का मान क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो इसको हम लोग नेत्रिका के फोकस दूरी के लिए जानते हैं। आगे का कंटेंट को देखते हैं, गैलीलियो दूरदर्शी। गैलीलियो दूरदर्शी किस तरीके से होती है? यह भी एक पार्थिव दूरदर्शी है जिसका निर्माण सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने सन 1610 में किया था। इस दूरदर्शी में नेत्रिका के लिए एक अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस दूरदर्शी की लंबाई पर ऊपर वर्णित दूरदर्शी की लंबाई क्या होती है? कम होती है। तो यह भी एक पार्थिव दूरदर्शी के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, बनावट। इसमें दो समकक्ष बेलनाकार नलियां होती है जिसमें लंबी नली के एक सिरे पर एक उत्तल लेंस लगा होता है, इसे अभिदृश्य कहते हैं, तथा छोटी नली के दूसरे सिरे पर एक अवतल लेंस ई लगा होता है जो कि यह नेत्रिका का कार्य करता है। छोटी नली के रैक पिनियन व्यवस्था से लंबी नली के रैक पिनियन द्वारा चलाया जाता है। इस प्रकार अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बदली जा सकती है। अल्टरनेट हम इसको चेंज कर सकते हैं भाई। क्लियर? आगे देखते हैं, प्रतिबिंब का बनना। दूर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणें अभिदृश्य के फोकस तल पर स्थित होती है। इस प्रकार नेत्रिका ई की अनुपस्थिति में वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब A डैश B डैश उसके फोकस तल पर बनता है। A डैश B डैश की नेत्रिका की उपस्थिति में नेत्रिका के लिए वस्तु कार्य करता है। यदि नेत्रिका A डैश B डैश के दूरी नेत्रिका के फोकस दूरी से अधिक होती है तो अंतिम प्रतिबिंब PO नेत्रिका ई के दूसरी ओर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर क्या होती जाती है? बनती हुई जाती है। अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब, अब यहाँ पर देखिए, अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब A डैश B डैश दूरदर्शी की नली के बाहर बनता है। अतः इस दूरदर्शी में क्रॉस तार नहीं लगाए जा सकते हैं। अतः इस दूरदर्शी की सहायता से मापन कार्य भी नहीं किए जा सकते हैं। आवर्धन क्षमता के लिए हम लोग देखते हैं, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। किसकी आवर्धन क्षमता कहते हैं? दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को हम लोग दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्लियर? इसका आगे का कंटेंट को देखते हैं। चूंकि वस्तु अनंत पर है, चूंकि वस्तु कहां पर है? अनंत पर है। तो चूंकि वस्तु अनंत पर है अतः वस्तु द्वारा अभिदृश्य पर बनाए गए कोण को वस्तु के द्वारा आंख पर बनाए गए कोण या दर्शन कोण के क्या माना जाता है? बराबर माना जाता है। तो चूंकि वस्तु अनंत पर है अतः वस्तु द्वारा अभिदृश्य पर बनाए गए कोण को वस्तु के द्वारा आंख पर बनाए गए कोण या दर्शन कोण के बराबर इसको हम लोग मान सकते हैं। आगे कंटेंट देखते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की निम्नतम दूरी पर बने, और दूसरा क्या है भाई इसका? दूसरा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने? अनंत पर बने। क्लियर? खगोलीय दूरदर्शी और गैलीलियो दूरदर्शी में हम लोग अंतर के रूप में देखते हैं भाई। खगोलीय दूरदर्शी यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता यह होता है m = F0/FE। लेकिन यदि गैलीलियो दूरदर्शी में देखते हैं तो इनमें भी यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो तो m = M0/FE होता है। अभिदृश्य का मुख्य व्यास नेत्रिका के मुख्य व्यास से अधिक होता है। किसमें? खगोलीय दूरदर्शी में। जबकि गैलीलियो दूरदर्शी में इसमें
अभिदृश्य का मुख्य व्यास नेत्रिका के मुख्य व्यास से भी अधिक होता है। तीसरा, अभिदृश्य की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक होती है, जबकि इसमें भी अभिदृश्य की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से क्या होती है, अधिक होती है। क्लियर, ये दोनों इसके अंतर्गत में आ जाते हैं। क्लियर, तो अब देखते हैं हम लोग परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक खगोलीय दूरदर्शी का सिद्धांत। परावर्तक खगोलीय दूरदर्शी का सिद्धांत अपवर्तक खगोलीय दूरदर्शी के समान ही है। इसमें अभिदृश्य के स्थान पर परवलयाकार अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यह दर्पण दूर स्थित वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता आता है। इसे एक नेत्रिका की सहायता से देखा जा सकता है। प्रतिबिंब को देखने के लिए प्रयुक्त तरीके से आधार पर परावर्तक दूरदर्शी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्य निम्न दो हैं। पहला क्या है भाई, पहला है कैसे ग्रियन दूरदर्शी, दूसरा है न्यूटनी दूरदर्शी। तो पहला दर्पण इस प्रकार के दूरदर्शी में अवतल दर्पण के केंद्र में एक छिद्र होता है। इसके फोकस एफ के पास एक छोटा द्वितीयक उत्तल दर्पण एम रखा जाता है। नेत्रिका ई दूरदर्शी के अक्ष पर दर्पण के ठीक पीछे स्थित होता है। दूसरा न्यूटनी दूरदर्शी, यह भी एक परावर्तक दूरदर्शी है जो अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़ा व्यास तथा अवतल दर्पण सी के समतल दर्पण एम से मिलकर के बना होता है। समतल दर्पण किससे मिलकर के बना होता है, एम से मिलकर के बना होता है। इस सूत्र से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी अधिक होती है, इस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होनी चाहिए। अतः इस दूरदर्शी में प्रयुक्त अवतल दर्पण का व्यास अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अब परावर्तक दूरदर्शी की विशेषताएं, इसमें दर्पण का उपयोग करने के कारण वर्ण विपथन का दोष नहीं होता है, जबकि अपवर्तक दूरदर्शी में लेंस के कारण वर्ण विपथन होता है। क्या होता है, वर्ण विपथन होता है। आगे देखते हैं, प्रकाश किरणों को संग्रहित करने की क्षमता अधिक होनी चाहिए। क्लियर, यहां पर बोला जा रहा है प्रकाश किरणों को संग्रहित करने की क्षमता अधिक होने के कारण परावर्तक दूरदर्शी द्वारा निर्मित प्रतिबिंब अपवर्तक दूरदर्शी द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के तुलना में चमकीला होता है, जबकि अपवर्तक दूरदर्शी में लेंस के पृष्ठ से परावर्तन एवं अवशोषण के कारण प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। चौथा देखते हैं, दर्पण का व्यास अधिक होता है, अतः परावर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा विभेदन क्षमता अधिक होती है। पांचवा देखते हैं, यह अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में सस्ता होता है। इसका दोष यह होता है कि अधिक समायोजन के कारण इसका उपयोग आसानी से नहीं किया जा सकता है। क्लियर, तो आगे का वीडियो को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।